स्टोरी की रिसर्च करने के बाद रात भर में सो नहीं पाई। मेरी जिंदगी की इससे ज्यादा दर्दनाक भयानक स्टोरी, जो कि स्टोरी नहीं है, ये रियल हादसा, ये रियल क्राइम मैंने आज तक कभी नहीं देखा सुना। इस पूरे हादसे का रिसर्च करने में मुझे वक्त तो बहुत लगा। रिसर्च करने के दौरान मैं एकदम डूब सी गई इसके अंदर, और एंड सारे कैरेक्टर्स की जो फीलिंग्स थी वो मैं फील करने लगी, और मुझे इतना दर्द और इतना डर लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं दावे के साथ कहती हूँ, अगर ये वाली क्राइम स्टोरी आप पूरी एंड तक सुनोगे ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जैसे मेरे खड़े हो गए। आप खुद विश्वास नहीं कर पाओगे कि ये सच में सच है। बहुत ही ज्यादा अब तक की भयानक और दर्दनाक स्टोरी मैं आपको बताने वाली हूँ। इस क्राइम को जानने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा, खुद के ऊपर भी गुस्सा आएगा, और हम जहाँ रह रहे हैं, जिस सिचुएशन में आज हम लोग हैं, उस चीज पे भी बहुत गुस्सा आएगा। और शायद आज की रात आप लोग भी सो ना पाओ, इसी बारे में सोचोगे। पता है क्या हुआ? अभी कुछ टाइम पहले कोर्ट के बाहर एक कार आती है। बहुत सारे लोग हाथ में कैमरा लिए उस कार का वेट कर रहे होते हैं। तो देखते हैं कि उस कार से एक आदमी उतरता है, और उसने ऊपर से लेके नीचे तक काले रंग के कपड़े पहने हैं, और उसका फेस भी काले रंग के कपड़े से ढका हुआ है। उसकी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश की जा रही है, और वो 2 लॉयर्स के साथ आता है, और उसके साथ और भी बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं। मतलब चारों तरफ से उसको पुलिस प्रोटेक्शन दी गई है, बट आप चाह करके भी उसका चेहरा नहीं देख सकते, उसका नाम नहीं पता। उसके पूरे नकाब में सिर्फ 2 छेद हैं आंखों के पास, तो आंखें भी आपको प्रॉपर नजर नहीं आएंगी। मैं वो रियल इमेज लगा करके आपको दिखाऊंगी। रियल में कोर्ट के बाहर ऐसा एक आदमी आता है, और सब उसकी फोटो लेते हैं, और सब क्यूरियस है जानने के बारे में, कौन है ये, इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा कैसे कोई कर सकता है। उसके हाथ में एक बहुत ही बड़ा काले रंग का बैग होता है, और कुछ तो वो लेकर के जाता है कोर्ट में। सब सोचते हैं कि इसके अंदर क्या हो सकता है, बट मतलब हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि कोर्ट में कोई ये चीज लेकर के जाए। एक्चुअली ये पूरी स्टोरी बहुत पेनफुल था। इस स्टोरी को कवर करना और इसके बारे में बात करना, बात करते करते मेरी आंखें भर आ रही हैं। जो चीजें हुई, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट मैं अपनी पूरी बेस्ट कोशिश करूंगी कि आपको एक एक चीज डिटेल में बता पाऊं। और इस तरह की मतलब वीडियो बनाने में जान को खतरा होता है यार, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े होते हैं इस तरह की वीडियो में। उनका ऐसे ही पर्दाफाश करने नहीं निकल सकती। मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूँ। इस स्टोरी को कवर करने से पहले मुझे भी इसके बारे में कुछ ज्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है, मैं बताऊंगी तो और लोगों को पता चलेगा कि ऐसा भी हो रहा है। और पता है, इस तरह की वीडियोस बनाने में ना बहुत रिसर्च की जरूरत पड़ती है। तो पब्लिक डोमेन में जितनी भी आर्टिकल्स, इंफॉर्मेशन, न्यूज़पेपर के स्टेटमेंट्स, आर्टिकल्स जितने भी है ना, सबको कंपाइल करके इजी आसान भाषा में मैं आपको सब एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अपनी तरफ से हम कुछ ऐड नहीं करते हैं। जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बस उसी को ही समराइज करके शॉर्ट में, शॉर्ट तो उतना नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत लंबी कहानी है ये, तो मैं आपको बताऊंगी। तो और अगर आपको इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है और जानना है, रियलिटी देखनी है, रियल क्राइम या हॉरर स्टोरीज के बारे में जानना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पे इस तरह की वीडियोस और मैं आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। अगर आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो मोटिवेशन मिलता है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं एंड लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, कोई सुनना चाहता है। मैं अकेले ही ये वीडियो अपने लिए नहीं बना रही, ठीक है, आप लोगों के लिए बना रही हूँ, आप लोगों के लिए रिस्क ले रही हूँ। सो अपने थॉट्स इस पूरे क्राइम के ऊपर जरूर बताना। सो ये 11 जुलाई 2025 की बात है, जब एक आदमी मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान देता है। तो मैंने आपको बताया था ना, उसके पास वो काले रंग का बैग होता है। उस काले रंग के बैग के अंदर पता है क्या होता है? मरे हुए लोगों की हड्डियां। एक एक करके वो बहुत सारी हड्डियां निकालता है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करता है, और कहता है कि ऐसी और भी सैकड़ों हड्डियां मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैंने सैकड़ों लाशों को दफनाया है, एक एक जगह जा करके वो सारी लाशें निकाल करके आपको मैं दिखा सकता हूँ। अब आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि उसने ऐसा क्यों किया, सैकड़ों लोगों को क्यों मारा, क्यों दफन किया? भाई, एक मर्डर नहीं, 2 मर्डर नहीं, सैकड़ों। मतलब वे बोलते हुए मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, कोई एक इंसान इतने लोगों की लाशों को क्यों दफन कर रहा है? उसने मारा है, कैसे मारा है, क्यों दफनाया, और अब क्यों बता रहा है? क्या वो नेम पाना चाहता था, क्या वो फेम पाना चाहता था? क्योंकि हमने कई केसेस ऐसे सुने हैं जब जो साइको किलर होते हैं वो लोगों को मार देते हैं, और न्यूज आर्टिकल में उनका नाम आए, इसलिए वो ऐसा करते हैं फेमस होने के लिए। हमने कई बार ऐसा देखा सुना है। इस स्टोरी को जब मैं रिसर्च कर रही थी, तब स्टार्टिंग में मुझे लगा कि ये भी कोई साइकोपैथ किलर तो नहीं, इसने ऐसा क्यों किया होगा। बट धीरे धीरे जैसे ये स्टोरी मैं अनफोल्ड करूंगी ना, आपकी रूह कांप जाएगी सुन करके कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। ये केस है धर्मस्थला के बारे में। धर्मस्थला एक
बहुत पवित्र जगह है। वहाँ पे एक मंदिर है जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। उस मंदिर का नाम है मंजूनाथ मंदिर और आए दिन हजारों की तादाद में, मतलब 10,000 15,000 श्रद्धालु तो वहाँ जाते ही हैं दर्शन करने। श्रद्धा से जाते हैं, कहते हैं वहाँ जाकर के मन्नत पूरी हो जाती है, लाइफ ठीक हो जाती है, ऐसे करके बहुत लोग जाते हैं। बहुत फेमस जगह है, आपने भी सुना ही होगा उसके बारे में। सो ये कर्नाटका में है एंड ये स्टोरी एकदम शुरुआत से बताऊं तो ये जो आए थे, देखो इनका नाम ना अभी बताया नहीं गया है, हिडन रखा गया है। तो इनका नाम, जैसे निर्भया कांड हुआ था तो उनका नाम निर्भया नहीं था, उनका नाम कुछ और था, लेकिन एक्चुअल नाम छुपाया जाता है। यहाँ भी इनका नाम छुपाया गया है। और तो निर्भया केस में विक्टिम का नाम निर्भया मीडिया ने दे दिया था, तो निर्भया ही बुलाते थे, एक्चुअल नाम कुछ और था जो आज तक किसी को नहीं पता। यहाँ पर भी इनका नाम छुपाया जा रहा है। क्यों छुपाया जा रहा है? क्या ये क्रिमिनल है, क्या ये विक्टिम है? अभी आगे चल के आपको पता चलेगा। तो इनका नाम छुपाया गया और इनको भीमा नाम से बुलाते हैं, तो लेट्स कॉल हिम भीमा। ये इनका एक्चुअल नेम नहीं है। ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1995 में। ये जो भीमा है ना, इनकी जॉब वहाँ के मंदिर में लगती है। मंजूनाथ मंदिर जो धर्मस्थला में है, वहाँ पे इनकी जॉब लगती है एज अ सफाई कर्मचारी। और उनका काम होता है कि वहाँ एक नदी है, सो उस मंदिर के पास एक फेमस नदी है, उस नदी के आसपास की सफाई करनी थी। तो उनकी जॉब वहाँ लगी थी एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। उस टाइम के हिसाब से 25 रुपए सैलरी उनको मिलती थी एंड उनका काम भी उनको बहुत पसंद था। मंदिर के आसपास काम लगा है तो वो मन लगा करके कर रहे थे, वो बहुत खुश थे अपनी जॉब से। सो एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी आने वाली पूरी जिंदगी बदल दी। बाय द वे उस फेमस नदी का नाम था नेत्रवती। ओह माय गॉड, मैं कोई स्टोरी कवर करती हूँ तो मैं उस जगह खुद को इमेजिन करके देख लेती हूँ, और जब मैं अपने आप को सेम सिचुएशन में इमेजिन करती हूँ तो मेरी आंखें भर जाती हैं। तो अभी भी मेरे साथ वही हो रहा है। आपकी जॉब मंदिर में लगी है, मंदिर में आपके साथ क्या बुरा हो सकता है? भगवान की जगह है, वहां तो भाई सारी बुराइयां हार जाती हैं, अंधकार दूर भागता है। ऐसी जगह पे उनकी जॉब लगी है एंड अचानक वहां सफाई करते करते उस नेत्रवती नदी में उन्होंने जो देखा वो शॉक्ड हो गए। ये सारी चीजें उन्होंने अपने बयान में दी हैं जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, तो वही सारी चीजें मैं समराइज करके आपको बता रही हूँ। बट मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं चीजों को फील कर लेती हूँ। सो दिस इज सो शॉकिंग कि आप सफाई कर रहे हो और नदी में आपको अचानक से लाश मिल जाए। पहली बार एक लाश मिलती है तो इंसान को लगता है कि चलो भाई ये तो डूब गया होगा। कितने श्रद्धालु आते हैं पूजा करने, हमने कितनी बार देखा है, हरिद्वार में भी हमने देखा है, लोग बह करके चले जाते हैं, डूब करके चले जाते हैं। तो पहली बार तो शौक तो लगा, बट उनको लगा कि शायद ऐसे ही कोई डूब गया होगा। उसके बाद अगले दिन फिर देखा, कुछ दिन बाद फिर देखा, और उन्होंने उन लाशों के देखने में एक पैटर्न नोटिस किया कि जो लाशें हैं ना, मोस्टली औरतों की है या बच्चियों की है, और ऐसी औरतें और बच्ची जिनके शरीर पे वॉयलेंस के पूरे निशान हैं। सिर्फ वॉयलेंस के ही नहीं, सेक्सुअल असॉल्ट के निशान हैं। उन बॉडीज के ऊपर कपड़े नहीं थे, स्पेशली उनके अंडरवेयर्स नहीं थे, अंडरगारमेंट्स मिसिंग थे, और गले पे निशान थे कि गला दबा के मारा है, या प्राइवेट बॉडी पार्ट पे निशान थे कि बुरी तरीके से कुछ हुआ है। तो वो देख करके इजीली कोई भी आइडेंटिफाई कर सकता था क्या हुआ है, क्या हो रहा है। धीरे धीरे उसको बहुत ज्यादा डाउट होने लगा एंड अब उसका डाउट यकीन में बदलने वाला था, क्योंकि अब जो उसके साथ होने वाला था उससे सारी सच्चाई सामने आने वाली थी कि आखिर इतनी सारी लाशें आ कहां से रही हैं। तो एक दिन यूं ही वो अपना काम कर रहा था, तब अचानक से उसके सुपरवाइजर ने उसको बुलाया और कुछ ऐसा करने को बोला कि उसके होश उड़ गए। उसको उम्मीद नहीं थी कि मंदिर में वो काम करता है, इतनी पवित्र जगह है, वहां कुछ ऐसा कहा जाएगा उससे करने को। तो वहां के जो सुपरवाइजर हैं उन्होंने बोला जितनी भी लाशें हैं ना उसको ठिकाने लगाओ। तो जब सुपरवाइजर ने बोला कि इन सारी लाशों को ठिकाने लगा दो, उसने मना कर दिया। उसने कहा मैं ये काम नहीं करूंगा, और उसने बोला कि हमें पुलिस को बताना चाहिए कि ये लाशें क्यों आ रही है, क्या हो रहा है। इनकी लाशें देख करके तो लग रहा है ना कि इनके साथ गलत काम हुआ है, तो हम पुलिस को क्यों नहीं बताते। बस इतना ही उसने बोला था। उसकी खूब ज्यादा पिटाई की गई, उसे बहुत ज्यादा मारा पीटा, और बोला कि अगर पुलिस को कुछ भी बताया तो तू और तेरा परिवार दोनों जैसी ये लाशें है ना उसी हालत में मिलेंगे। वो गरीब था, उसके बहुत सारे पावरफुल कनेक्शंस नहीं थे, और उसने खुद देखा है उन लाशों की हालत। तो कोई भी आम इंसान इतने पावरफुल लोगों के अगेंस्ट कुछ भी करने में, कोई भी नॉर्मल, शायद आप और हम होते तो एक बार को डर तो लगता, बट उनको डरना नहीं चाहिए था। अगर उस दिन हिम्मत करके वो पुलिस के पास जाकर के सारी सच्चाई बता देते तो शायद इतने सारे लोग मरने से बच जाते। पर दूसरी चीज भी हो सकती थी, क्योंकि ये जितने भी मर्डर्स हो रहे थे और लड़कियों के साथ जो
असॉल्ट हो रहे थे, ये जो लोग कर रहे थे ना, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग थे। ऐसा नहीं है कि पहली बार वहाँ पे लाशें मिली हैं, वहाँ और भी बहुत सारे हादसे होते रहे हैं और ये चीज न्यूज में आती रही है कि वहाँ किसी का मर्डर हुआ, वहाँ लाश मिली, लड़कियां गायब हो गई मंदिर के आसपास से, ऐसे न्यूज आते रहते थे। बट जब भी कोई इन लोगों के बारे में बात करता, कोई रिपोर्टिंग करता, उन सारी बातों को ब्लॉक कर दिया जाता। अब वो पैसे खिला के करते थे, पावर दिखा करके करते थे, दबाव बनाया जाता था। अब ये तो हमें आगे पता चलता ही रहेगा, लेकिन कभी भी वहाँ पे जो मिस्टीरियस केसेस होते थे, मिस्टीरियस सिचुएशंस में लड़कियां जो वहाँ पे गायब हो रही थी ना, उनके बारे में कभी भी कोई सुराग नहीं मिला, किसी को कोई भी केस सॉल्व नहीं हुआ था। तो ऐसे में भीमा बहुत डरे हुए थे कि मैंने अगर कुछ कर दिया तो मेरे परिवार को ये लोग नहीं छोड़ेंगे, और इसी डर का फायदा उन लोगों ने उठाया और उनसे हर दूसरे दिन बहुत सारी लाशों को कभी दफनाने के लिए बोल देते, कभी जलाने के लिए बोल देते, सैकड़ों लाशों को ठिकाने लगाने के लिए बोला। उन्होंने बताया कि 1998 के बाद एक हफ्ता ऐसा नहीं बीता था जब उन्होंने किसी लाश को ठिकाने ना लगाया हो। हर हफ्ते, हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन किसी न किसी लाश को उन्हें ठिकाने लगाना पड़ता था। वो नहीं चाहते थे पर उनसे फोर्सफुली करवाया जाता था। उन्होंने बताया कि ये करते हुए उनको बहुत ही गुस्सा आता था, अपने आप से नफरत होती थी, रात को सो नहीं पाते थे, बहुत गिल्ट फील होता था। वो इस दलदल से बाहर निकलना चाहते थे क्योंकि उन लोगों ने डरा रखा था कि अगर ऐसा वैसा कुछ भी किया तो घर वालों को नहीं छोड़ेंगे। तो फैमिली की जान को जोखिम में डालने के डर से वो कोई स्टेप नहीं ले पाए, और शायद कोई स्टेप ले भी लेते तो उन पावरफुल लोगों के लिए ये बहुत आसान था, भीमा को भी ठिकाने लगा दे। तो वो चुपचाप ये घिनौना काम करते रहे। लेकिन एक चीज उन्होंने नोटिस की कि जितनी भी लाशें हैं ना, एक तो विमेन की हैं और उनके साथ असॉल्ट हुआ है, प्लस इनको जब दफनाने की बात करते तो वो लोग कहते कि नेत्रवती नदी के आसपास ही इनको दफना दो। और ऐसा वो इसलिए कहते क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी होती है ना, उसके अंदर डेड बॉडीज इजिली डिकम्पोज हो जाती है और पीछे कोई सबूत नहीं बचेगा। और पता है वो लाशें कोई नॉर्मल लाशें नहीं थी कि कोई ऐसे ही मर गया, सिर्फ एक गोली मार दिया, चाकू मार दिया। इनफैक्ट जो लड़कियां मरी थी, जो बच्चियां मरी हुई थी ना, मरने से पहले उनके साथ बहुत बहुत ज्यादा दुष्कर्म हुआ। वो बताते हैं कि आज भी उनको कुछ बॉडीज हॉन्ट करती हैं, उनको बहुत हर्ट होता है कि एक बार तो उन्होंने 20 साल की लड़की की लाश को दफनाने के लिए बोल दिया था, जिसकी बॉडी के ऊपर उन्होंने एसिड डाला हुआ था, उसका पूरा फेस एसिड से जला हुआ था। और कभी कभी वो बच्चियों की लाश को दफनाने के लिए बोल देते, छोटी छोटी बच्चियां जो 12 से 15 साल के बीच में थी। किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाली है। आप और मैं तो सोच भी नहीं सकते कि ऐसे किसी को मजबूर किया जाए, तो ऐसा घटिया काम, ऐसा घिनौना काम करते हुए, ना चाहते हुए भी, दबाव में आकर के करते हुए उनको कैसा लग रहा होगा। लेकिन फिर भी उनकी गलती तो थी कि आवाज नहीं उठाई। शायद जो आज कदम उन्होंने उठाया, जो अब वो कोर्ट में आए हैं, वो शायद उस टाइम पे कोर्ट में आ जाते तो बहुत सारे लोगों की जान बच सकती थी। पर फिर भी स्टोरी तो अभी और भी बाकी है, वो सुनोगे तो और आपको लगेगा कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने कई सारे गरीब लोगों को उन लोगों के हाथों पिटते देखा है। वो लोग इतना मारते उन गरीब लोगों को कि मार खा खा के वो लोग वहीं दम तोड़ देते और फिर भीमा को कहते कि इनकी लाश को ठिकाने लगाओ। वो चुपचाप सब बर्दाश्त करते गए, लेकिन होता है ना, एक इंसान का एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि बस बहुत हो गया, अब और नहीं। और ये उनके साथ तब हुआ जब ये सेम चीज उन्हीं के किसी रिश्तेदार की बेटी के साथ हुआ। उनके रिश्ते की कोई लड़की थी जिसके साथ उन लोगों ने असॉल्ट किया और उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए बोल दिया। तो जब खुद के साथ ही हुआ, खुद के घर वालों के साथ हुआ, तब उनको होश आया कि यहाँ से चले जाना ही बेटर होगा। जाना मुश्किल था लेकिन हिम्मत की, और रातों रात अपने पूरे परिवार को लेकर के वो उस जगह से गायब हो गए। वो किसी ऐसी जगह पे जाके रहने लगे जहाँ उनको कोई नहीं ढूंढ पाता, लेकिन वो लोग बहुत पावरफुल थे, कहीं ना कहीं से वो ढूंढ ही लेते, उनकी पहुंच बहुत दूर तक थी। सो उन्होंने अपनी सारी आइडेंटिटी चेंज कर दी। और ये दिसंबर 2014 की बात है जब वो उस जगह को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले गए। उन्होंने अपना नाम, हुलिया, पहचान सब तो बदल लिया, लेकिन इंसान अगर कुछ ऐसा कर्म करता है ना, मतलब इंसान होने पे शर्म आ जाए, तो वो चैन से फिर जी नहीं पाता। और इस चीज ने उनको कभी सोने नहीं दिया। ये चीज हमेशा उनको हॉन्ट करती रही। इस बात को 10 साल बीत गए थे, लेकिन फिर भी वो इस चीज को भुला ही नहीं पा रहे थे। और फिर एक दिन उन्होंने सोचा कि इस गिल्ट से बाहर निकलना है, जितनी भी वो लाशें थी उनको वहां से निकालना होगा और उनके रीति
रिवाज के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए, तभी उनकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी और तभी वो बाकी बची खुशी जिंदगी चैन से जी पाएंगे, या फिर अगर जिंदगी नहीं भी रहती तो चैन से मर पाएंगे। इमेजिन कोई 10 साल से चैन से सो ही ना पाए। जितनी भी लोगों की लाशों को दफनाए हैं उन सब की आत्माएं सपने में आ करके उनको हॉन्ट करे और बोले कि हमारे साथ जो हुआ वो गलत हुआ, क्योंकि इसके बारे में उन्हीं को पता था। पता नहीं ये क्रिमिनल्स कैसे होते हैं, उनको ये चीजें हॉन्ट कैसे नहीं करती हैं। सो इस बार उन्होंने अपना मन बना लिया था कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो 2025 में वो वापस धर्मस्थला आए। उनकी हिम्मत को हमें सल्यूट करना पड़ेगा कि जहाँ से कैसे तैसे बच के भागे थे, इस बार आए और कुछ बड़ा करने आए। मतलब अब तक भी जो किया था वो तो बहुत ही बड़ा था, लेकिन कुछ अच्छा करने आए। एक्चुअली मिट्टी खोदी, लाशें ढूंढी, लाश तो अब बची नहीं थी, हड्डियां बची थी। उन हड्डियों को एक एक करके इकट्ठा किया। सारी हड्डियां तो नहीं ले सकते थे, कुछ हड्डियों को निकाला, अपने उसी काले बैग में डाला, लॉयर के पास गए, उसको सारी बातें बताई। अब क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बड़ा एलिगेशन था, वो भी धर्मशाला के इतने पावरफुल लोगों के ऊपर, तो ये तो लॉयर को भी पता था कि अगर इस कंप्लेंट के बारे में पता चला, इनकी आइडेंटिटी रिवील हो गई तो फिर इनकी जान को खतरा होगा। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला। उन्होंने ये सारी बातें कंप्लेंट में लिख करके पुलिस स्टेशन में फाइल कर दी। यहाँ पे उनकी आइडेंटिटी को छुपा करके रखा गया। इनमें से ना 2 केसेस ऐसे थे जो आपने भी सुना होगा, बहुत ही फेमस थे उन दिनों, बट ये मिस्ट्री कभी सॉल्व ही नहीं हुई थी। सो एक तो सौजन्या का केस था और एक अनन्या भट्ट का था। अनन्या भट्ट एक मेडिकल स्टूडेंट थी जो कि घूमने के लिए आई हुई थी, मंदिर के दर्शन करने आई हुई थी। ये अचानक से वो गायब हो गई। इन लोगों को पता ही नहीं चला क्या हुआ। फिर उनकी मॉम वहाँ पे आई, उन्होंने अपनी तरफ से भी बहुत ट्राई किया पता चल जाए। मतलब पुलिस की तरफ से उनको उतना ज्यादा लगा नहीं कि उन्होंने कुछ कोशिश भी की है। तो उन्होंने कुछ लोकल से बात की, तो वहाँ के रहने वाले लोगों ने बोला कि हाँ, इस लड़की को तो हमने मंदिर के आसपास कहीं देखा है। फिर आगे और पता किया तो उन्हें पता चला कि ये मंदिर के कुछ कर्मचारियों के साथ जाते हुए देखा है। बट जब सुजाता पुलिस के पास गई तो पुलिस ने इग्नोर किया, उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। अब क्यों इग्नोर किया, क्यों ध्यान नहीं दिया, आप समझ जाओ। इनफैक्ट अपनी बेटी का पता लगाने के लिए जब सुजाता टेम्पल अथॉरिटीज के पास गई थी, उनके साथ बहुत बुरा सुलूक हुआ। इन सब चीजों की वजह से वो 3 महीने कॉमा में रही। तब इस केस को उतना भी हाईलाइट नहीं किया गया था एंड बस रफा दफा कर दिया गया। बट अब जब ये केस उभर के आया है तो उनकी मॉम का कहना है कि उनकी बेटी के साथ जरूर यहाँ कुछ गलत हुआ होगा और इन्हीं लोगों ने किया है। वो चाहती हैं इंसाफ तो नहीं मिला, एटलीस्ट मेरी बेटी की बॉडी ही मिल जाए ताकि उसका अंतिम संस्कार वो कर पाए। और दूसरा केस सौजन्या का केस था। ये बहुत ज्यादा लाइमलाइट में तो था लेकिन मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाई थी। ये 2012 में कॉलेज से घर आते हुए गायब हो गई थी और उसके अगले दिन उनकी बॉडी नेत्रवती रिवर के आसपास मिली। ओ माय गॉड। और उनकी लाश जिस कंडीशन में मिली ना, उसका ब्रीफ मैं आपको बताऊंगी ना तो आपको भी लगेगा यार ये कैसे लोग थे। मतलब अगर तुम्हारा मोटिव सिर्फ वो करने का ही है तो वो तो आप पैसे देके किसी के साथ कर सकते थे ना, जो प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं। किसी लड़की को इतना पेपर्स करके, उसके मार पीट के, बांध करके, उसके साथ ये करके फिर उसको सबूत मिटाने के लिए जान से ही मार दो, और 1 नहीं 2 नहीं 400 बार। ये कैसे लोग हैं? आप और मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकते यार। उस लड़की की लाश जब मिली, पेड़ से बंधी थी, शरीर पे कपड़ा नहीं था, इंटीमेट बॉडी पार्ट में सैंड डाला था, रेत भर रखी थी। मे बी कि कोई रेसिड्यू ना बचे, प्रूफ ना बचे कि किसने किया, क्या हुआ। और इस केस के लिए एक आदमी को गिरफ्तार भी किया था, और जिस आदमी को गिरफ्तार किया था वो मेंटली इतना फिट नहीं था जो ऐसी हरकत कर सके। लड़की के पेरेंट्स ने बोला कि ये नहीं है, ये गुनहगार नहीं है, इसने नहीं किया, कोई और है। उनको भी आइडिया था कि ये कौन हो सकता है, बट उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी किया है ये मंदिर से जुड़े हुए लोगों ने किया है। पर मंदिर से जुड़े हुए लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं कि वो लोगों का मर्डर करते रहे, उनका कुछ भी नहीं हुआ। भीमा कहते हैं कि जो लोग मर गए हैं उन मरे हुए लोगों को मैं जस्टिस दिलाना चाहता हूँ, और मुझे पता है कि मैं अगर आगे आकर के बोलूंगा इसके बारे में तो मेरे साथ क्या होगा। तो कल को मैं रहूं ना रहूं, सारे प्रूफ एक सील पैक एनवेलप में डाल करके उन्होंने आगे दे दिया है, मजिस्ट्रेट को सबमिट कर दिया है कि मैं रहूं ना रहूं, मेरे साथ ये प्रूफ नहीं जाने चाहिए, ये प्रूफ रहने चाहिए, ताकि जिन जिन लोगों ने ये काम किया है उनको सजा मिले और मरे हुए लोगों को जस्टिस। सो 11 जुलाई 2025 को उन्होंने जा करके सारे एविडेंसेस दे दिए, बयान दे दिया, और ये भी बोला कि मैं पर्सनली आप लोगों के साथ जाऊंगा, पुलिस के साथ जाऊंगा और एक एक स्पॉट खोद खोद करके दिखाऊंगा
बताऊंगा कि यहाँ लाशें गड़ी हैं, यहाँ लाशें गड़ी हैं। मैं पहले से ही लोकेशन के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप और मैं समझदार हैं। अगर वो पहले ही बता देंगे कि लाशें यहाँ यहाँ वहाँ हैं, करप्ट लोग हैं, वो ये बात उन तक पहुंच जाएगी और वो लाशें वहां से गायब हो जाएंगी। ये बात उनको अच्छे से पता है, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं साथ में जाऊंगा। वैसे यहाँ तक स्टोरी सुनने के बाद आपको लगा होगा कि उसने तो सारे एविडेंस दे दिए, नाम भी बता दिया होगा किसने किया है, अब उन पावरफुल लोगों को पकड़ लेंगे और केस सॉल्व हो जाएगा, सब पता चल जाएगा। ये जो इन लोगों के साथ दर्दनाक चीज हुई ना, इससे भी ज्यादा दर्दनाक पता है क्या है? इस वीडियो को जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, अब तक किसी की गिरफ्तारी के बारे में कोई न्यूज नहीं देखी, अभी तक नहीं हुई कोई गिरफ्तारी। अगर हो जाएगी तो मैं कमेंट सेक्शन में अपडेट कर दूंगी, बट इनफैक्ट ये सारे बयान रिकॉर्ड करवा दिया पुलिस को सब कुछ, और ये सब कुछ गोपनीय रखा जाना था, लेकिन ये चीजें लीक भी हो गई। कैसे पता नहीं। उन्होंने पुलिस को बोला था कि इस जगह पे आना, और वो अपने लॉयर के साथ वेट कर रहे थे कि पुलिस आएगी तो वो जो लाशें जहाँ गड़ी है वो दिखाएंगे, बट 2 घंटे तक वो इंतजार करते रह गए, लेकिन कोई पुलिस वाले नहीं आए तो उनको वापस जाना पड़ा। मतलब बयान देने के 2 दिन बाद तक वो वेट करते रहे, कुछ भी नहीं हुआ। अब यही कोई मूवी बन रही होती तो मूवी में तो दिखाते हैं कि किसी ने कुछ ऐसे आवाज उठाई, लोग साथ में आए एंड हाथों हाथ फैसले होके, भाई ऐसा नहीं होता है। उनके बयान दर्ज कराने के काफी दिन बाद एक पुलिस की टीम बनाई जाती है एंड वो लोग फिर जाते हैं देखने के लिए कि कहाँ पे लाशें हैं। एंड और जब वहाँ खुदाई चली तो फिर क्या देखा कि उन्होंने जो कुछ भी बोला था वो सच है। लाशें मिली लोगों की, मतलब लाशें तो अब डिकम्पोज हो चुकी थी, हड्डियां मिली लोगों की, कंकाल मिले, तो उन कंकालों को इकट्ठा किया गया। बहुत सारी अलग अलग जगह पे उन्होंने जाकर के दफनाया था, मंदिर के आसपास वाले एरिया में, या जो भी एरिया था वो तो उन्हीं को ही पता होगा, और वो तभी बताएंगे जब पुलिस उनके साथ रहेगी। तो ऐसे करके अलग अलग जगह पे जा रहे हैं। हालांकि बारिश स्टार्ट हो गई है वहां पे, तो ये काम धीरे चल रहा है, बट मिली है लाशें तो मिली है बहुत सारे लोगों की। और अभी न्यूज में मैंने ये भी देखा कि जिस पुलिस का संगठन किया गया था ना कि उनको प्रोटेक्शन देगा, उन्हीं में से एक उनको डरा धमका रहा है कि ये केस वापस ले लो, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ये बात उनके लॉयर ने बताई। अब जिस पुलिस को उसको प्रोटेक्शन देना था वही ऐसे बोल रही है, तो आप समझ लो इस केस का आगे चल करके क्या होने वाला है। मतलब स्टोरी सुन सुन के आपको और मेरे को लग रहा था कि कुछ तो सोल्यूशन निकल ही आएगा, उन लोगों का पर्दाफाश ही हो जाएगा, लेकिन अभी तक वो कौन लोग थे, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, उनका स्टेटमेंट क्यों नहीं लिया गया, ऐसी कोई अपडेट फिलहाल तो नहीं है। अगर होती है तो मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगी, या आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताना। आगे जो भी कार्रवाई होती है उसके बारे में मैं वीडियो बना के बता दूंगी आपको। जहां तक मुझे लगता है जो ये फेक नाम भीमा दिया गया है उनके साथ तो कुछ अच्छा नहीं होगा, ठीक है। आई होप वो सेफ रहें, बट अगर उनको इस तरीके से डराया धमकाया जा रहा है, जिनको सेफ्टी देनी चाहिए थी वो ऐसा कर रहे हैं, तो पता नहीं क्या ही होगा। मुझे नहीं पता क्या होगा। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बताना। क्या जो लोग मर गए थे, जो सैकड़ों लाशें थी, उनको इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा? कहते हैं एक ना एक दिन पाप का घड़ा भर जाता है। 400 लाशों के बाद भी पाप का घड़ा नहीं भरा गया, और सिर्फ भीमा ने दफनाए होंगे। जरूरी नहीं है कि वो एक ही इंसान हो, क्या पता उसके पहले और भी लोग हों, और उनके जाने के बाद भी और लोगों, कितने लोगों का खून हुआ होगा भाई। मैंने ऐसा केस कभी जिंदगी में नहीं सुना था। एक बुरारी कांड था, वो मुझे बहुत हॉरिफाइंग लगता था। आरुषि वाला हत्याकांड भी मुझे बहुत हॉरिफाइंग लगता था, कि इसके बारे में भी मैंने बहुत सारी रिसर्च कर रखी है, एंड कुछ चीजें डाउट क्रिएट करती हैं। अगर आप चाहते हो इन टॉपिक को भी मैं कवर करूँ तो प्लीज कॉमेंट करना, और इस तरह की वीडियोज में अगर आपकी दिलचस्पी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली बार जब भी मैं वीडियो डालू ना तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। एंड होप कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं इस केस में जल्दी से जल्दी जस्टिस मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।